नमस्ते दोस्तों। समकालीन हिंदी के शीर्ष लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शुक्ल की लिखी हुई कहानी सुनिए मुस्कान के पीछे। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दीवार पर लगी अपनी उस तस्वीर को देख रही हैं वे, मुस्कान से दीपित चेहरा। ये तस्वीर उनकी सगाई की है। बहुत खुश थीं वे अपनी सगाई पर, और क्यों ना होती। उनकी सगाई किसी आम आदमी से नहीं, हरीश सुमन से हो रही थी। हरीश सुमन साहित्य जगत का एक जाना माना नाम। न जाने कितनी लड़कियां उनकी प्रेम कविताओं की दीवानी थीं और उनसे विवाह के सपने देखती थीं। उनकी कविताओं की दीवानी तो वे भी थीं, मगर विवाह का सपना नहीं। ऐसे सपने की इजाज़त ही कहाँ थी उन्हें। मगर जब उनकी ओर से ये रिश्ता आया तो उनके घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, और उनके लिए तो एक अविश्वसनीय सा सच था। कितनी प्रेमिल कविताएं हैं उनकी। जब कविताओं में इतना प्रेम झलकता है तो हृदय में तो स्नेह ही स्नेह होगा। तभी तो वहाँ इतनी मधुमेह पंक्तियाँ प्रस्फुटित होती हैं। अब तो वे उस सब की एकमात्र अधिकारी होंगी। ये सोच ही उसे आह्लादित किए दे रही थी। शायद इसीलिए सगाई के समय मन की सारी खुशी चेहरे पर उतर आई थी और फिर इसी तस्वीर में कैद होकर रह गई थी। बाबूजी को रिश्ता बहुत पसंद था, माँ को भी हरीश पसंद थे, मगर एक आशंका उनके मन को खदबदा रही थी। वो थी उम्र। हरीश 10 वर्ष बड़े थे उनसे। 10 वर्ष लगभग एक युग। उम्र का ये अंतर कम नहीं था। पुरुष की प्रकृति ही ऐसी होती है, वो भावनाओं में कम ही बंधता है, और जब उम्र परिपक्व हो तब तो वो हर बात को व्यवहारिक धरातल पर ही परखता है, प्रेम को भी। ऐसे में क्या, माँ ने अपनी आशंका जाहिर भी की थी, मगर बाबूजी ने पुरुष की उम्र नहीं हैसियत देखी जाती है। ऐसा वर सौभाग्य से मिलता है। हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है, फिर इसे भी तो वो पसंद है, कहकर उन्होंने माँ की आशंका को चुप करा दिया था। भैया भाभी को तो रिश्ता पसंद तो होना ही था, दहेज के बिना ही उससे छुटकारा जो मिल रहा था, वरना बाबूजी के रिटायरमेंट में मिला पैसा कहीं उसके विवाह की भेंट ना चढ़ जाए। ये सोच उन्हें खाई जा रही थी, इसीलिए वे किसी सस्ते दूल्हे की फिराक में ही थे। ऐसे में हरीश का रिश्ता तो जैसे छप्पर फाड़ कर झोली में ही आ गिरा था, और उनके मन में तो इस तरह की कोई आशंका थी ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो सुन रखा था कि बड़ी उम्र के पुरुष अपनी पत्नी से और अधिक प्रेम करते हैं। उन्हें अपनी सहेली मालिनी याद हो आई थी। उसका पति तो दुहाजू था, फिर मालिनी के बताए किस्से आंखों में घूम उठे और हरीश उनकी कल्पना में उतर आए थे। वैसे भी उस समय उनका मन भावनाओं के रथ पर सवार था और रास उनके हाथ में थी, सो वो रथ उधर ही जा रहा था जिधर वे उसे ले जाना चाह रही थी। अब तस्वीर में प्रथम साक्षात्कार का वो क्षण उभर आया था जब आंखों में तैरती मछलियां बहुत आकुल थीं कि देखें भला उनके लिए वहाँ क्या है, मगर संकोच इतना गहरा था कि नज़रें उंगली से हटी ही नहीं और वे अपनी उंगली पर उनकी छुअन में खो गई थीं। अंगूठी भी तो तब देखी थी जब सहेलियों ने उसकी तारीफ़ की। अंगूठी सचमुच बहुत सुंदर थी। उसमें जड़े हीरे ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था, मगर वे हीरे तक पहुंची ही कहाँ थी। वे तो उस छुअन बिंदु पर ही अटक सी गई थी, सो और कुछ उनके भीतर उतर ही नहीं पाया था। कितना मोहक और जादुई था वो क्षण, क्यों और कैसे को एकदम निरर्थक करता हुआ। न जाने कितने दिन कितनी रातें उसी मदहोशी में बीती थीं। उनकी वो तंद्रा तो विवाह के समय टूटी थी। कितने सपने देखे थे उन्होंने, धूमधाम से आती बारात, घोड़ी पर बैठे हरीश और जयमाला के समय सहेलियों की अटखेलियाँ, मगर उनका विवाह आम विवाहों से एकदम अलग था। उनका विवाह न हल्दी लगी, न तेल चढ़ा और न ही बारात आई। ढोल ताशे गाजे बाजे का तो सवाल ही नहीं था। अति साधारण कहे जाने वाले उस विवाह में दूल्हे के लेखक होने के रुतबे को छोड़कर सब कुछ साधारण ही था। यहाँ तक कि जिस मंदिर में फेरे पड़े उसे भी अब लोग भूल चुके थे। वो अब अपनी पुरातात्विक विशेषताओं के लिए ही जाना जाता था, सो उनके सपने ढह गए थे। हरीश ने अपने मोबाइल से उस मंदिर के शिल्प की तस्वीरें लीं और उनकी भी। उनकी एक तस्वीर तो एक ऐसी स्त्री मूर्ति के साथ ली जिसकी केवल धड़
और जंघाएं ही थीं। उस स्त्री मूर्ति के सिर और पैर दोनों ही नहीं थे। हरीश उस मूर्ति पर मुग्ध हो उठे थे और वे उनकी विदाई भी उस तरह कहाँ हुई थी। विदाई की भी तो सिर्फ रस्म अदायगी ही हुई थी। मुट्ठी में लिए अक्षत को अपने पीछे की ओर आंगन में उछालकर वे देहरी के बाहर तक ही ले जाई गई थीं, फिर लौटा ली गई थीं वहीं उसी घर में जो अब तक उनका मायका था। और अब जिस कमरे में उनका बचपन और किशोरपन बीता था, जिसने उनके यौवन की पहली आहट सुनी थी, उसी में उनकी सुहाग सेज सजा दी गई थी। भाभी ने उन्हें जब उस कमरे में पहुंचाया तो उनके भीतर ना तो वैसी झिझक थी और ना ही वो आह्लाद था जो नई दुल्हन में होता है। वे न जाने कितनी देर तक अपने उस पलंग को देखती रहीं, जिसे नए तरह से सजाने की कोशिश में भी उसका पुरानापन उभर आया था। वे कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर उसी ओर बैठ गईं जिधर वे सोया करती थीं। बैठे बैठे कब उसके सिरहाने से जा टिकी उन्हें पता ही नहीं चला था। अचानक उंगलियों के स्पर्श से वे अचकचा कर उठ बैठी तो ओह, तुम सोते हुए इतनी मादक लग रही थी कि मैं सचमुच तुम उसी मूर्ति की तरह ही हो, इतनी मादक की। कहते हुए हरीश के मुख से एक भभका सा छूटा था। वे उस भभके से दूर जाने का सोच पाती उससे पहले ही हरीश की हथेलियां उनकी सारी झिझक को रौंदते हुए सक्रिय हो उठी थीं। मगर वे मूर्ति तो नहीं थी। सो इस मधुमेह रात के पढ़े सुने दृश्य और उनकी अपनी कल्पना, सब यौवन के संग जन्मी उनकी कल्पना में तो अपने प्रिय को लेकर सब कुछ बहुत कोमल कोमल सा था। मगर उस रात सब फिर सपने आंसू बनकर ढुलकने लगे थे। निश्शब्द रुदन में डूब गई थी उनकी वो रात, जिसे उनकी कल्पनाओं ने कितने प्रेम के रंग से भरा हुआ था। और हरीश, वे नींद में भी मुस्कुरा रहे थे। सुबह होते ही वे निकल पड़े थे उस यात्रा पर जिसे हनीमून कहते हैं। हनीमून, इस एक शब्द ने उनके मन में तब कितनी हलचल मचाई थी जब भाभी ने उन्हें बताया था कि वे शादी के बाद हनीमून पर जाएंगी। मगर शादी के बाद मन की तलैया में कोई हलचल ही नहीं थी। वे हनीमून पर जा जरूर रही थीं, मगर मन रोमांच से कोसों दूर था। बीती रात इतनी कसैली थी कि उनका कसैलापन अभी भी बरकरार था। वे अपनी सीट पर बैठी थीं और हरीश किताब की दुकान में खड़े किसी पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। बस ने हॉर्न बजाया तो वे उनके करीब आकर बैठ गए, इतने करीब कि पल भर को तो उनके मन का सारा कसैलापन काफूर सा हो गया था और वे भी उनकी ओर सरक कर उनके और करीब जा पहुंची थीं। ये वही पल था जिसका इंतजार उन्हें तब से था जब से हरीश उनके जीवन में शामिल हुए थे। उनकी आंखों में फिल्मों में देखे हनीमून के अनेक दृश्य उभर आए थे और साथ ही साथ उनका अपना संचित स्वप्न भी। बहुत कोमल सा स्वप्न था वो, जिसे वे साकार करने ही वाली थीं कि जरा ठीक से बैठो, मैं कोई अननोन पर्सन तो हूँ नहीं कि सब जानते हैं मुझे। और उनके भीतर छनाक से कुछ टूट गया था। मगर बाहर और वे दूर खिसक गई थीं अपनी सीट के दूसरे सिरे पर। हनीमून का ये पहला दिन था। हरीश किताब में लीन थे और वे बाहर के दृश्यों में भटक रही थीं। नीला आकाश, हरे भरे पहाड़ और ऊंचे ऊंचे देवदार, कुछ भी तो उन्हें नहीं बांध पा रहा था। कभी जिन देवदारों को देखने की हसरत थी, अब उन्हें उसमें कांटे ही कांटे नजर आ रहे थे। एक सुंदर सी जगह पर बस रुकी थी। अन्य यात्रियों के साथ हरीश भी उतर गए थे। अब बस में बची वे और उनके पीछे बैठी बूढ़ी अम्मा। अवसर पाकर उन्होंने पूछना शुरू किया। जाने क्या क्या पूछा था उन्होंने, उन्हें नहीं मालूम। वे बस में थी ही कहाँ। उनकी निगाहों में तो एक सुंदर जोड़ा समाया हुआ था, अपने आप में व्यस्त और मस्त। कुछ कल्पित पल कौंधे और फिर बुझ गए थे। मान आंखों से छलकने को आतुर था कि चाय पियोगी। बाहों पर एक अनबूझा सा स्पर्श। हरीश चाय के लिए खड़े थे, मगर वे तो गहरी खाई में थीं और मन पूछ रहा था कि क्या कवि की भावनाएं सिर्फ उसकी रचनाओं तक सीमित रहती हैं? क्या सब कुछ कागजी पन्नों पर ही रहता है, उससे इतर कुछ भी नहीं? सो उन्होंने उनकी आवाज़ तो सुनी थी, मगर अर्थ भीतर तक पहुंचा ही नहीं था। 6-7 घंटे में उन्होंने उनसे पहली बार कुछ कहा था। सो गड्ढ मड्ढ होती भावनाओं के बीच उन्होंने शायद ना में गर्दन हिला दी थी। हरीश के शब्द उन तक पहुँचे ही कहाँ थे। बस फिर चल पड़ी थी। चलो, मौन तो टूटा, अब सफ़र बोझिल नहीं रहेगा, सोचकर कुछ राहत हुई थी। मगर ये तो उनकी सोच थी,
सो बस में फिर वे थे और उनकी किताब और वे। बहुत अच्छा एंड। इस वाक्य ने उनकी तंद्रा तोड़ी। उनकी ओर देखा, शायद उनसे कुछ कहा हो, मगर नहीं, ये तो उनका स्वलाप था। वे फिर उसी किताब में डूबे हुए थे। शायद यही वो क्षण था जब पहली बार उन्हें किताब से वितृष्णा हुई थी और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अचानक बस ने एक झटका सा दिया और वे उनसे जा टकराईं। हृदय कोमल पर ओस कण झिलमिलाते कि उससे पहले, बहुत नींद आ रही है, बस कुछ घंटे और हैं, फिर सो लेना, कहकर उनका सिर दूर हटाया तो अजन्मे ओस कण भी छन्न से सूख गए। अब वहाँ भाप ही भाप थी। शाम होते होते वे होटल में थे। जीवन की पहली यात्रा का पहला पड़ाव। नदी के किनारे बना सुंदर होटल। कमरे की खिड़की से नजर आती ऊंची ऊंची चोटियाँ। नदी की ओर से आती हवा उनके आंचल से उलझ रही थी कि तभी उन्होंने उसे थाम लिया था और उसके भीतर कुछ उतर पाता उससे पहले। फिर बोले, चलो खाना खा लेते हैं, इधर पहाड़ों पर देर रात तक खाना नहीं मिलता। कहते हुए वे बाथरूम में जा घुसे थे और वे अपनी अस्त व्यस्तता में उलझी रहीं। तन मन थकान से चूर था, फिर भी वे चल पड़ी थी उनके साथ। क्या खाओगी? जो तुम खिलाओ, कहना तो चाहती थी मगर कह नहीं पाई। फिर उन्होंने खाने का ऑर्डर कर दिया था और वे खाने में उलझती पुलझती खाने की रस्म ही निभाती रही थीं। फिर वही कमरा था, खूबसूरत डबल बेड, लहराते रेशमी पर्दे, मगर वे अपनी ही दुनिया में खोए से। उन्होंने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बाहर देखने लगी। शिखरों से टकराकर चूर चूर होते बादल अब बरसने को आतुर थे। वे उठकर बाथरूम में चली गईं। नल के शोर में विलीन होते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे, मगर कौन सुनता। सो अब वे नाइटी में थीं। दर्पण के कोण से देखा, हरीश उन्हें ही देख रहे थे। बहुत सी मीठी कल्पनाएं जन्मी और मन आया कि पूछें कि, मगर मान ने कहा नहीं। स्त्री का मान ओस सा नाजुक, जरा सा ताप भी सहन नहीं। तभी तो जो चाहती है उसी का विरोध भी कर बैठती है। तभी तो उन्होंने तत्काल पहलू बदल लिया था कि फिर भी वे देर तक आईने के सामने खड़ी रहीं कि शायद तभी। अब सो भी जाओ, सुबह पहली बस से चलना है, कहकर उन्होंने बेड स्विच ऑफ कर दिया और वे उस अंधेरे में अपने मन को खंगालती खड़ी रहीं। फिर चोटिल मन को समेट कर बिस्तर पर आ गई थीं। देर तक मौन ही रहा। फिर उनके बीच का पसरा अंधेरा सरसराया और पहले बाहों पर हल्की छुअन, फिर बढ़ता दबाव। मन किया कि दूर छिटक जाएं, मगर ऐसा नहीं कर पाईं। दरवाज़ा बंद था, मगर खिड़कियां लगातार भड़बड़ाती रहीं। तूफान थमने के बाद चांद आकाश में इतरा रहा था और धरती पर बिखरी पड़ी थीं ढेर सी टहनियाँ जो कल तक हरी भरी थीं। मगर अब सुबह वे फिर सफ़र में थीं, बस की रफ्तार के साथ भागता मन और करीब बैठे हरीश। क्या कहूँ इन्हें अपना? हाँ, हमारा रिश्ता तो यही कहता है, पर सोचते हुए उन्होंने कन्हियों से देखा। आज उनके हाथ में कोई किताब नहीं थी। वे खुद भी पढ़ने में रुचि रखती थीं, मगर उस वक्त उन्हें एक अजीब सी राहत मिली थी। तभी, मैं इस क्षेत्र पर कुछ लिखना चाहता हूँ, पूरी तरह डूब कर लिखना होता है, सो मुझे डिस्टर्ब मत करना। और प्रेम, वो क्या बगैर डूबे ही होता है? कहना चाहा, मगर कहा नहीं, और उनका वो वाक्य और उसके सारे शब्द वहीं उसी घाटी में छितर कर रह गए थे। देर तक वादी में खोए रहने के बाद अब वे सीट से आ टिके थे, कुछ ऐसे कि उनकी आधी देह उनसे आच्छादित हो उठी थी। मन किया था परे ठेल दें उन्हें, पर मन बहुत उद्वेलित था। बहुत कुछ पूछना चाह रहा था वो, मगर होठों ने साथ नहीं दिया। होठों की अपनी मजबूरियां जो थीं, घर के मिले संस्कार उन्हें मुंह खोलने ही ना देते थे। सो फिर वे जा पहुँचे थे, हाँ, जिसकी कल्पना से लोग रोमांचित हो उठते हैं, मगर उनके मन में कोई रोमांच नहीं था। वे उन तमाम जगहों पर गई थीं और वो सब देखा था जो लोगों को आह्लादित करता रहा है, मगर सौंदर्य का संबंध तो मन से होता है। तभी तो उन्हें लगा था, आखिर क्या है यहाँ? चारों ओर पहाड़ी पहाड़, अपने आप में ही तने हुए। उस दिन तमाम सुंदर कहे जाने वाले दृश्य उनके कैमरे में कैद हो चुके थे, मगर वे तटस्थ सी पुल के एक छोर पर खड़ी थीं और दूसरे पर थे हरीश। फिर उन्होंने कैमरे का लेंस जूम किया और उन्हें भी उसमें कैद कर लिया। तभी पुल जोरों से थरथरा उठा था। पल भर को लगा कि नदी के बहाव से थरथराता पुल भी बह ही जाएगा, मगर सब कुछ स्थिर रहा। फिर वे लौट चले थे।
वे यानी मिस्टर एंड मिसेस सान्याल। मगर वे तो वहीं खो गई थीं और लौट रही थी मिसेस सान्याल, पहाड़ से उतरकर मैदान में बहती नदी सी, भीतर की सारी उथल पुथल अपने में ही समेटे, तट की मर्यादा में सिमटी सी। सुखद आश्चर्य से भर उठे थे सब। मम्मी पापा भैया भाभी मित्र सब प्रसन्न थे, और क्यों ना हो, अपने को बदल लेना ही तो उनका धर्म था। कितनी समझदार हो गई है हमारी ऋचा, भैया कह रहे थे। क्यों ना होगी, एक रचनाकार का साथ जो मिला है। ऐसे अनेक जुमले उनसे टकराते रहे और वे होंठों पर मुस्कान लपेटे उन्हें पीछे ठेलती रहीं। बीते सालों में बहुत कुछ बदला था। अनगिन किताबें और ढेर सारे सम्मानों से भरे पूरे हो गए थे हरीश, मगर वे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी मुस्कान के पीछे। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।